सबसे हट के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और मेरे साथ हैं वजी अहमद सिद्दीकी, मुमताज़ सहाफ़ी और तजिया निगार। आज का हमारा मौजू है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की। अफ़गान सूरत हाल पर बात की, भारत में मजहबी इंतहा पसंदी और कराची की सूरत हाल और इदारों को जो मुसल्लह जत्थों का सामना है उसके बारे में गुफ्तगू की है। और सबसे बढ़कर तो उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। तो मैं वजीर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये क्या वजह है कि DGISPR ने ये बात कही। DGISPR से ये सवाल किया गया था कि नवाज शरीफ के साथ डील जो है वो किस मरहले में पहुंची और तो उन्होंने कहा ये डील की बातें जिन लोगों ने बताई हैं आपको, आप उन्हीं से उनकी तफसील पूछे, ऐसी ये बिल्कुल बेसलेस है, बेबुनियाद है। अब बात ये है कि ये सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ये उनसे सवाल किया क्यों गया, क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये डील की बात शुरू कहाँ से हुई थी? किसने कहा था कि ये डील हो रही है? दिलचस्प बात यह है कि डील की बात जो है वो न पीपल्स पार्टी ने की, न खुद तहरीक PMLN ने की। डील की बात न पीपल्स पार्टी ने की, न नून लीग ने की कि खुशी खुशी ये बताया कि हमारी कोई डील हो रही है, हम आ रहे हैं। और सिर्फ इतना कहा था नून लीग ने कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, और इस वतन वापस आने के बारे में उनकी इत्तलात जो है वो उस पर इन्होंने कहा कि कोई डील हो रही है, और ये डील की बात जो है PTI ने उड़ाई। और PTI जो है वो बार बार इनसे ये कहते रहे कि वो जो तमाम मामला है, सेनेट के अंदर भी ये कहा गया कि ये फौज के साथ जब तक फौज के मामला हो, फौज इनको कहे तो ये करते हैं, फौज ये करे, तो वो सारी बातें फौज के ऊपर इन्होंने डाली PTI ने। और इसी यही वजह है कि अब तक उन्होंने पूरी कोशिश ये की थी कि तमाम मामला और तमाम चीज़ें जो है वो PTI हुकूमत जो है वो अपने जिम्मेदारी ले। बुनियादी तौर से तो ये एक सियासी मामला है, जमहूरी मामला है, जिसके ऊपर जमहूरी हुकूमतों को ये हक और इख्तियार हासिल होता है कि वो बात करें सियासी जमातों से, उन ग्रुपों से, और उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो बात आई है और इसकी तरदीद आई है, ये फौज की तरफ से और ISPR के तर्जमान की तरफ से आई है। ये क्या बात हुई है? असल में मालूम ये होता है कि अब फौज जो है वो इस मामले में काफ़ी मुलविस हो चुकी थी, तो वो हटना चाहती है, काफ़ी पीछे हटना चाहती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया कि उनके कंधे पर जो चढ़कर लोग आए थे उन्होंने बदनाम भी उनको ही किया है। यानी जो उनकी नाकारकर्दगी जो है वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में जा रही है। सियासी जमातें भी यही बार बार कहती हैं कि भाई जिन्होंने इनको इलेक्ट करवाया वही, वो ये नहीं कहते कि इनको सेलेक्टेड कहते हैं। तो ये एक बड़ा बोझ है। और उसके बाद जब नून लीग के साथ डील की बात आती है तो फिर उन्होंने वादे तौर पे इनकार किया कि भाई वो हम नहीं लेकर आएंगे। यानी उनका ये मामला है। देखिए, माजी के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर अमूमन ये देखा गया है कि जिन चीज़ों की तरदीद होती है वो वही बातें जो है बाद में उनकी तस्दीक भी हो जाती है, उनका अमल भी होता है। बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ की डील के बारे में और NRO के बारे में पहले बहुत सारी कयास आ रही हैं और ख़बरें छपती रही, लेकिन बाद में उसकी तरदीद भी हुई हुकूमत और वो तरदीद भी करती रही। हुकूमत तरदीद भी करती रही, और लेकिन वो सब कुछ हुआ और NRO बना, और उसके साथ इसी तरह से MQM को जो NRO दिया गया उसमें भी इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, और अब तो उनके सबूत भी मिटा दिए गए। तो क्या नहीं लगता है कि आपको फिर वाक़ईतन कोई कुछ कुछ होने जा रहा है और नवाज शरीफ साहब और इन लोगों को वापसी का कोई रास्ता दिया जा रहा है? लगता ये है कि जो मुल्की मईशत का हाल है
اور جس طریقے سے پاکستان کی معیشت زوال پذیر ہو گئی ہے، اور جتنی بکواس، معاف کیجیے گا میں لفظ بکواس استعمال کر گیا، حکومت کے وہ جو وزراء جو ہیں وہ آئے دن معیشت کو کی خوشحالی کی داستان سنا رہے ہوتے ہیں، اور جو گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا مہنگا ہونا جو ہے وہ خوشحالی کی ضمانت ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی معیشت ہے۔ ارے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ افغانستان جو ابھی برباد ملک ہے، جہاں پر کئی برسوں سے 30 40 سال 50 سال کے قریب تقریباً عرصہ ہو جائے گا، کہ نہیں 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو جائے گا کہ وہاں پر جنگ جاری رہی ہے، اور وہاں ڈالر کی قیمت ہے 90 افغانی، اور ہمارے یہاں 180 روپے کا ڈالر ہے، اور بنگلہ دیش میں ٹکا جو ہے، بنگلہ دیشی ٹکا، ہمیں پاکستانی 2 روپے دے کر 1 ٹکا لینا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور پھر اچھا، میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس میں انہوں نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی مسلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بھی داخلی معاملات ہیں، وزارت داخلہ ان معاملات پر زیادہ اچھی طرح سے بات کر سکتی ہے۔ اور لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، تو بہتر تو نہیں ہوئی۔ کراچی کے اندر بھتہ خوری کے، لوٹ مار کے، اسنیچ کے اور یہ سارے واقعات بڑھ گئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو نامعلوم افراد لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں اسپتالوں میں ڈال دی جا رہی ہیں، یہ بھی تو بڑا تشویشناک خبر ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ اس سے تو امن و امان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جو کام فوج کے کرنے کا ہے وہ فوج کو کرنا چاہیے۔ یہ امن و امان کے قیام کے لیے فوج کو عبوری طور پر بلایا جاتا ہے، یعنی مجھے جنرل اسلم بیگ صاحب نے کہا تھا کہ فوج کا کام ہے آپریشن کرنا، یعنی بالکل ایک ڈاکٹر کی طرح سے، ایک سرجن کی طرح سے آپریشن کرنا۔ لیکن جو پیتھالوجسٹ ہوتا ہے، جو عام جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو وہ پھر دوائیں دیتا ہے، مرہم دیتا ہے تاکہ زخم منتقل ہو۔ یہ آپریشن زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، فوجی آپریشن۔ یا کراچی کے اندر آپ نے سارے کا سارا انتظام جو ہے وہ پورے کا پورا انتظام رینجرز کے حوالے کر دیا ہے، جو تعلیمی اداروں کے قابض ہیں، جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور کہیں کہیں وہ اس کے نتیجے میں وہ بھی کرپٹ ہو گئے ہیں، اور یہ کہنا کوئی بیجا نہیں ہوگا، لوگوں کو شکایت ان سے بھی ہونے لگی ہے۔ تو پولیس کا محکمہ تھا، اس کا اعتماد بحال کیا جانا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا۔ تو اس وقت بھی جو ہم کہہ رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے اور جو آج کی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ ایک ایسا بیان ہے جو ہم 70 سال سے اخبارات میں اور پڑھتے رہے ہیں، میڈیا میں سنتے رہے ہیں، لیکن ہم بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بات انہی مسلح اداروں سے ہوتی ہے جو جو ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، اور پہلے ایک جماعت کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور پھر اس فیصلے کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال کراچی میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ انہی گروپوں کو دوبارہ منظم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے یہ جو دیکھیے، میں عجیب سی بات ہے، ہمارے یہاں یہ جو ادارے ہیں، یہ ابھی تک برطانوی ذہن کے بنائے ہوئے سانچے سے باہر نہیں نکلے۔ وہ برطانیہ جو ہے وہ تو حکمرانی کرنے آیا تھا، اور اپنے ہاں انہوں نے جو لوگ رکھے ہیں وہ خدمت کے لیے رکھے ہیں، عوامی خدمت کے لیے۔ ہماری عوامی خدمت نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کے ٹیکسوں کے پیسوں پر اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ اب پرامن احتجاج اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک شخص اگر پلے کارڈ لے کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن اگر وہی شخص پتھر اٹھا کے مارتا ہے
तो आप पूछते हैं कि क्या बात है, क्या मसला है तुम्हारा। तो ये रवैया जो है ये बहुत खौफनाक है। आपने एहतजाज की इब्तदाई जो है वो तशद्दुद से करवा दी है। अगर कोई शख्स एहतजाज करता है, कोई शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत सुने, उसको हल करने की कोशिश करें, पुरअमन एहतजाज को, ताकि फिर मुल्क में अमन कायम हो। वरना अगर आपने यही किया, फिर वो मुसल्लह ग्रोह खड़े होते हैं अपने एहतजाज के लिए, जायज़ शिकायत के लिए भी। अब आप देखिए कि गवादर के जो मसाइल थे उनको लेकर गवादर हक गवादर को उन्होंने कितना बड़ी मुश्किल से पुरअमन एहतजाज के जरिए महीना भर उनको करना पड़ा एहतजाज। पुरअमन एहतजाज पे तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती। आप देख रहे हैं ना, जमात इस्लामी एक अरसे से एहतजाजी कैंप सिंध असम्बली पे लगाए हुए बैठी है, और वो हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि बल्दियाती कवानीन में जो तरमीम की गई है उसको वापस लिया जाए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। लेकिन तो नहीं कि उनके पीछे के घर पे जब कोई पत्थर मारेगा तब जो है वो उनको होश आएगा। अच्छा, एक और अहम बात जो कही गई है वो ये है कि इदारों के खिलाफ बैरून मुल्क से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, और ये मुनज़्ज़म मुहिम हम देखते रहे हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान को बाकायदा निशाना बनाया जाता है, और उनके खिलाफ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स और ये वो होती हैं। और इसके अंदर तो बाकायदा भारत भी मुलविस है, और पाकिस्तान दुश्मन दूसरी क़ुव्वतें भी हैं। तो हमारे क्या ये जो सियासी हुक्मरान हैं और जो सियासी तंजीमें और जमातें हैं, वो जब इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो ये उनकी आवाज़ में आवाज़ क्यों मिलाती हैं? ये असल में सियासी सौदा जो है, हमारी सियासी जमातों का मामला सौदा जो है वो बहुत अजीब व गरीब हो गया है। आप देखें कि एक सियासी नर्सरी थी स्टूडेंट्स यूनियन। जनरल ज़ियाउल हक ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि वो स्टूडेंट्स यूनियन को ख़त्म कर दिया। वो उस सियासी नर्सरी से हालांकि निकले हुए लोगों को उसने वजीर बनाया, अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और सब कुछ हुआ, लेकिन उस सियासी नर्सरी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो सियासी नर्सरी चलती रहती तो वो ये सियासी बलूगत का काम होता कि मुल्क के मफादात और रियासत के मफादात में फ़र्क होता, सियासी मफादात में और रियासती मफादात में फ़र्क होता। जब रियासती मफादात हमारे तय नहीं हुए तो हमारी सियासी जमातें फौज के ऊपर अगर कोई तबसरा होता है तो उसको वो कहते हैं कि ये फौज जवाब दे। ये गलत इसलिए है कि रियासती मफादात तय नहीं हुए। और फिर दूसरी वजह ये कि जनरल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ और अयूब खान और यहिया खान की हुकूमतों ने भी ये सियासी जमातों को दूर कर दिया है कि उन्होंने फैसले ये ऐसे तो किए। कराची और मुल्क की सियासी मौसम का हाल था, लेकिन कराची का जो वैसे ही जो मौसम है वो भी आजकल बहुत खूबसूरत है। बारिश कल रात भी हुई थी और अब भी बारिश के इम्कानात हैं। सर्दी में कुछ इजाफा हो गया है। तो वजी साहब, आप इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आजकल? देखिए, लोग तो कहते हैं कि कराची में इस मौसम में पकोड़े पड़ते हैं, लेकिन कराची के अपने लोग जो हैं वो बारिश के मौसम से बहुत घबरा जाते हैं और उनके नज़दीक जो है वो बारिश कोई ज़्यादा नहीं हो तो बात बेहतर है, बहुत घबराए रहते हैं। लेकिन इस बारिश का फ़ायदा ये होता है कि जो बीमारियां फैल रही होती हैं, जो नज़ला ज़ुकाम के वायरस फैल रहे होते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आँख से बह नहीं सकता हरम का पानी, फूट भी जाए छाला तो न देगा पानी, चाह में पाऊँ कहाँ आस का मीठा पानी, प्यास भड़की हुई है और नहीं मिलता पानी। और बारिश के बाद कहते हैं कि आग से आज निकलते हुए देखा पानी, आग से आज निकलते हुए देखा पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम कर आई घटा टूट के बरसा पानी। झूम कर आई घटा टूट के बरसा पानी। इसी के साथ ये प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। चलो भाई।